जरा सोचो, तुम्हें सालों पहले डूब चुकी एक सबमरीन में हजारों करोड़ का सोना मिल जाए, लेकिन उसे निकाल पाना लगभग नामुमकिन हो। कुछ ऐसा ही होता है रॉबिन्सन के साथ। इसने समुद्र की गहराइयों में काम करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। सालों तक उसने कंपनी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, मगर इतनी मेहनत के बाद भी उसकी अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची। एक दिन कंपनी से उसे बुलावा आया। उसे लगा कि शायद कोई नया मिशन मिलने वाला है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कंपनी वाले अब उसे नौकरी पर रखना ही नहीं चाहते थे। ये सुनकर रॉबिन्सन पूरी तरह टूट गया। जिस कंपनी के लिए उसने सालों तक पूरी ईमानदारी से काम किया, उसी कंपनी ने एक पल में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसने बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और चुपचाप वहां से जाने लगा। ऊपर से उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। परिवार तो बहुत पहले ही दूर हो गया था और अब उसे महसूस हो रहा था कि इतने सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद भी वो जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह गया है। उसी दौरान रॉबिन्सन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त कर्ट से हुई। कर्ट ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। जंग के दिनों में एक जर्मन सबमरीन ब्लैक सी में डूब गई थी और वो अंदर से पूरी तरह सोने से लदी पड़ी थी। वो सोना चोरी छिपे जर्मनी से बाहर भेजा जा रहा था, मगर वो सबमरीन कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई। इतने सालों बाद भी वो खजाना वहीं समुद्र की तह में पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो जगह रशियन वाटर्स में आती है, इसीलिए कोई भी सरकारी तरीके से वहां नहीं जा सकता। इसके बाद कर्ट ने रॉबिन्सन की मुलाकात एक ऐसे इन्वेस्टर से करवाई जो इस मिशन में पैसा लगाने के लिए तैयार था। वो खुद समुद्र की गहराइयों में नहीं जाना चाहता था, मगर उसे इस खजाने के वहां होने पर पूरा भरोसा था। उसने रॉबिन्सन के सामने एक साफ सीधी शर्त रखी। अगर मिशन कामयाब हुआ और सोना मिल गया तो पूरे खजाने का 40% उसका होगा। बाकी 60% हिस्सा मिशन पर जाने वाले सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। वो ये भी जानता था कि समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए इस खजाने तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिर भी रॉबिन्सन ने ज्यादा सोचे बिना ही हाँ कर दी। अब सबसे बड़ा काम था इस मिशन के लिए एक भरोसेमंद टीम तैयार करना। रॉबिन्सन ने अपने पुराने साथियों को फोन किया और बताया कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा काम लगा है। उसे पता था कि ये मिशन आम लोगों के बस की बात नहीं है, इसीलिए उसने अपने दोस्त लुइस की मदद से एक एक करके आदमी छांटने शुरू कर दिए। तभी उनका एक पुराना साथी फ्रेजर वहां आकर बैठ गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी। रॉबिन्सन को यकीन था कि चाहे जो भी हो जाए, फ्रेजर आखिर तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तैयारी पूरी करके रॉबिन्सन वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जिसका नाम टॉबिन है। लड़के ने पूछा कि तुम रॉबिन्सन हो, जिस पर रॉबिन्सन ने सर हिलाते हुए हाँ कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद टोबिन ने बताया कि कर्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने गलत कदम उठा लिया है। ये सुनते ही रॉबिन्सन बिल्कुल सन्न रह गया। टोबिन ने बताया कि कर्ट के ऊपर काफी कर्जा था और साथ ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से भी गुजर रहा था वो। रॉबिन्सन कुछ पल के लिए तो खामोश रहा। फिर उसने लड़के से पूछा कि कभी समुद्र में गया है, इस पर लड़के ने मना कर दिया। रॉबिन्सन उसे अपने साथ लेकर सीधा समुद्र के किनारे पर पहुंच गया, जहां पूरी टीम उनका इंतजार कर रही थी। सबमरीन की हालत देखकर सबके होश उड़ गए। बाहर से तो वो पूरी तरह जंग खा चुकी थी और अंदर की कई मशीनें सालों से बंद पड़ी थी। इसीलिए पूरी टीम ने मिलकर हर एक मशीन, इंजन, ऑक्सीजन सिस्टम और बाकी जरूरी हिस्सों की अच्छे से जांच की, ताकि सफर के दौरान कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। रवाना होने से पहले रॉबिन्सन ने पूरी टीम को मिशन की जानकारी दी। उसने बताया कि खजाना मिलने पर 40% हिस्सा इन्वेस्टर को मिलेगा, जिसने इस पूरे मिशन पर अपना पैसा लगाया, जबकि बाकी का 60% पूरी टीम में बराबर बांटा जाएगा। ये सुनकर इन्वेस्टर का आदमी डैनियल सवाल उठाने लगा कि सबका काम बराबर थोड़ी होता है, बराबर तो नहीं बंटना चाहिए। मगर रॉबिन्सन ने साफ कह दिया कि सबके पास एक जान है, सब अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं, तो हिस्सा बराबर बटेगा। इसके बाद पूरी टीम समुद्र की गहराइयों की तरफ रवाना हो गई। सबमरीन धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और हर क्रू मेंबर अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। मगर डैनियल्स ने जिस बात का डर जताया था वो जल्दी ही सच होती दिखने लगी। मिशन शुरू हुए से रशिया की टेरिटरी में पहुंची, सोनार ऑपरेटर ने रॉबिन्सन को एक खतरनाक खबर दी। उनके रेडार पर एक रशियन वॉरशिप का सिग्नल दिख रहा था जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये सुनते ही रॉबिन्सन ने बिना देरी किए इंजन बंद करने का हुक्म दिया। एक पल के लिए पूरी सबमरीन में सन्नाटा छा गया। इंजन की आवाज बंद होते ही हर आदमी अपनी जगह बिल्कुल चुप खड़ा रहा। आखिरकार कुछ मिनट बाद सोनार ऑपरेटर ने बताया कि वॉरशिप अपना रुख बदल चुकी है और धीरे धीरे उनसे दूर जा रही है। ये सुनकर सबने
चैन की सांस ली। रॉबिन्सन ने फिर भी जल्दबाजी नहीं की। उसने कुछ देर तक सबमरीन को बिल्कुल खामोश रखा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि खतरा टल चुका है, तभी इंजन दोबारा चालू करने का हुक्म दिया। सबमरीन फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो ब्लैक सी के इलाकों में पहुंच ही गए, जहां कहीं ना कहीं वो जर्मन सबमरीन छुपी हुई है। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। क्रू के बीच चल रही लड़ाई एक बार फिर से बाहर आ गई। इस बार तो बात एक छोटी सी शर्त से शुरू हुई थी। एक फुटबॉल मैच का नतीजा जानने के लिए कुछ लोगों ने चोरी छिपे रेडियो चालू कर दिया। जैसे ही रॉबिन्सन ने ये देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत रेडियो छीना और एक पल सोचे बिना उसे तोड़ दिया। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। रॉबिन्सन ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। अगर रशियन नेवी ने तुम्हारे रेडियो का सिग्नल बाई चांस पकड़ लिया होता तो अब तक तो एक टॉर्पीडो मिसाइल आ चुकी होती हमारी तरफ। फिर उसने सबको आखिरी चेतावनी दी और कहा कि जो भी इस मिशन में रहना चाहता है उसे टीम की तरह काम करना पड़ेगा, और जिसे भी ये मंजूर नहीं है वो अभी बता दे, हम एक जगह बैठा देंगे उसे, लेकिन सोने का हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मगर रॉबिन्सन की ये बात दोनों तरफ के लोगों को काफी चुभ गई। सबमरीन के क्रू में पहले से बनी दरार अब और गहरी हो चुकी थी। इसी बीच इंजन रूम में टोबिन से एक छोटी सी गलती हो गई, जिस पर ब्लैकी ने उसे जोर से डांटा। फ्रेजर को उसका डांटना सही नहीं लगा तो वो टोबिन का साथ देने लगा। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि फ्रेजर ने गुस्से में अपना चाकू निकाल लिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने ब्लैकी पर हमला कर दिया। सबमरीन के अंदर एक पल में अफरा तफरी मच गई। सब लोग उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इंजन वाले हिस्से में डीजल लीक की वजह से भयानक धमाका हो गया। पूरी सबमरीन जोर से हिल गई। लाइट बार बार जलने बुझने लगी। लोग इधर उधर गिरने लगे और काबू छूटते ही सबमरीन सीधी और ज्यादा गहराई में उतरती चली गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी सबमरीन का बैलेंस बिगड़ गया। हर तरफ धुआं, अंधेरा और अलार्म की आवाज गूंज रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या। आखिर में सबमरीन बहुत नीचे जाकर एक जगह अटक गई। लगभग 18 घंटे बाद रॉबिन्सन को होश आया। आंखें खुलते ही उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। उसने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई और बाकी लोगों का हाल देखा। धमाके में सबमरीन का काफी हिस्सा टूट चुका था। कई जरूरी सिस्टम पूरी तरह बंद पड़ गए थे और जगह जगह वायरिंग जल गई थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि इस हादसे में 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें से एक ब्लैकी भी था। बाकी लोगों को भी थोड़ी बहुत चोटें तो आई थी, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। धमाके के बाद ब्रिटिश और रशियन क्रू पूरी तरह से 2 हिस्सों में बट गए। रशियन लोग फ्रेजर से नफरत करने लगे क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी ने लड़ाई शुरू की थी। ब्लैकी उसी की वजह से मरा है। दूसरी तरफ ब्रिटिश लोगों ने भी रशियंस पर भरोसा करना छोड़ दिया। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से अलग रहने लगे। ब्रिटिश क्रू ने सबमरीन में बचा हुआ खाना अपने कब्जे में कर लिया, जबकि रशियन लोगों ने पानी वाले हिस्से पर कब्जा जमा लिया। एक ही सबमरीन के अंदर रहकर भी अब दोनों तरफ के लोग दुश्मनों की तरह रह रहे थे। रॉबिन्सन ये देखकर समझ गया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो सोना मिलने से पहले ही सब लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। इसीलिए वो रशियन क्रू के लीडर मोरोजोव के पास गया। उसने ठंडे दिमाग से समझाया कि इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये ब्रिटिश क्रू नहीं है, बल्कि समुद्र है। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर निकलेगा ही नहीं। मोरोजोव को भी ये बात समझ आ गई। उसने अपने लोगों को शांत रहने के लिए कहा और फिलहाल मिशन पूरा करने पर ध्यान देने का फैसला किया। इसी बीच रॉबिन्सन को एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। धमाके की वजह से सबमरीन बहते बहते लगभग उसी इलाके में आ पहुंची थी जहां वो जर्मन सबमरीन डूबी हुई थी। यानी जिस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और सफर करना था, धमाके ने उन्हें अनजाने में वहीं लाकर छोड़ दिया। अब सिर्फ उस सबमरीन की बिल्कुल सटीक जगह ढूंढनी बाकी थी। मगर यहाँ एक और मुश्किल सामने आ गई। धमाके ने उनके सोनार सिस्टम को खराब कर दिया था और सोनार के बिना इतनी गहराई में किसी सबमरीन को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तभी रशियन सोनार एक्सपर्ट बाबा ने एक अलग ही तरीका बनाया। उसने कहा कि अगर मशीन काम नहीं कर रही तो हम नेवी के पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। बाबा ने सबमरीन की दीवार पर जोर जोर से हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। अब इस आवाज से जो तरंगे पैदा होती हैं वो किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं। उसे सुनते हुए वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास कोई बड़ी मेटल से बनी हुई चीज है या नहीं।
सब लोग बिल्कुल खामोशी से बाबा के कुछ कहने का इंतजार करने लगे। काफी देर कोशिश करने के बाद बाबा अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रॉबिन्सन से कहा कि हमसे थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ी लोहे की चीज मौजूद है। ये सुनकर सबके चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। रॉबिन्सन ने बिना देरी किए अगला हुक्म दिया। उसने टोबिन, फ्रेजर और पीटर्स को डाइविंग सूट पहनने के लिए कहा। तीनों ने अपना सामान जांचा, ऑक्सीजन लाइन जोड़ी और धीरे धीरे सबमरीन का हैच खोलकर बाहर निकल गए। समुद्र के अंदर चारों तरफ गहरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में तीनों उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां बाबा ने सिग्नल बताया था। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने रेत का एक बहुत बड़ा टीला आ गया। फ्रेजर उसके ऊपर चढ़कर आसपास देखने लगा। उसे कहीं भी कोई सबमरीन नजर नहीं आई। उसने रेडियो पर रॉबिन्सन को बता दिया कि शायद सिग्नल गलत है। ये सुनकर सबमरीन के अंदर बैठे सब लोगों की उम्मीद एक बार फिर से टूटने लगी। उन्हें लगा कि इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी उनका मिशन नाकाम हो गया। लेकिन टोबिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस रेत के टीले को ध्यान से देखने लगा और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसीलिए उसने अपने हाथों से धीरे धीरे रेत हटानी शुरू कर दी। थोड़ी सी रेत हटाने के बाद सामने लगा कि उन्होंने सबमरीन ढूंढ ली है। कंट्रोल रूम में ये खबर सुनते ही सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। जिस खजाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी वो अब उनसे बस कुछ ही कदम दूर था। अब तीनों डाइवर्स उस जर्मन सबमरीन के हैच तक पहुंचे। इतने सालों तक समुद्र के नीचे दबे रहने के बाद भी वो हैच पूरी तरह खराब नहीं हुआ था। मिलकर जोर लगाने के बाद उन्होंने उसे खोल दिया और धीरे धीरे अंदर घुस गए। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें जर्मन सिपाहियों के कंकाल भी दिखाई दिए जो इतने सालों से वहीं पड़े थे। एक दीवार पर हिटलर की तस्वीर भी लटकी हुई थी। लेकिन तीनों ने किसी भी चीज पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। उनका पूरा ध्यान सिर्फ सोने पर था। उन्होंने सबमरीन के अलग अलग हिस्से देखने शुरू किए। कुछ ही देर बाद पीटर्स की टॉर्च की रोशनी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। तीनों जैसे ही उसके पास पहुंचे उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। उनके सामने सोने की ईंटों का एक बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ था। इतना सोना देखकर कुछ पल के लिए तीनों बिल्कुल खामोश हो गए। फिर बिना वक्त गवाए उन्होंने एक ट्रॉली निकाली और उसमें सोना भरना शुरू कर दिया। हर ईंट बहुत भारी थी इसलिए ट्रॉली धीरे धीरे ही भर पा रही थी। ट्रॉली भरते ही तीनों ने उसे मिलकर जर्मन सबमरीन से बाहर खींचना शुरू किया। लेकिन ये काम उनकी सोच से ज्यादा मुश्किल निकला। समुद्र की नरम जमीन पर ट्रॉली बार बार धंस रही थी और हर कुछ कदम बाद उन्हें रुककर दोबारा पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। काफी मेहनत के बाद वो सबमरीन के करीब पहुंचने लगे। लेकिन तभी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। ट्रॉली का एक पहिया फिसल गया और वो पास ही में मौजूद गहरी खाई की तरफ मुड़ गई। इससे पहले कि फ्रेजर और टोबिन उसे संभाल पाते सोने की कुछ ईंटें सीधा उस खाई में गिर गई। पीटर्स ने तुरंत उन ईंटों को पकड़ने की कोशिश की मगर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो भी खाई की तरफ खींचने लगा। फ्रेजर और टोबिन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन समुद्र का दबाव और उनके सूट का वजन इतना ज्यादा था कि पीटर्स उनके हाथ से निकल गया। कुछ ही पलों में वो अंधेरी खाई के अंदर कहीं गुम हो चुका था। दोनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मजबूरी में फ्रेजर और टोबिन बचा हुआ सोना लेकर अपनी सबमरीन की तरफ लौट गए। हैच बंद होते ही सब लोग पीटर्स के बारे में पूछने लगे। दोनों चुपचाप नीचे देखने लगे और उनकी इस खामोशी से सब लोग पूरा सच समझ गए। उनका एक और साथी हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। पूरी सबमरीन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोना तो उन्होंने ढूंढ लिया था मगर उसकी कीमत वो अपने 3 साथियों की जान देकर चुका चुके थे। रॉबिन्सन कुछ देर तक चुपचाप सोने की ईंटों को देखता रहा। फिर उसने सबको याद दिलाया कि अभी खुश होने का वक्त नहीं आया। असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है क्योंकि अब उन्हें सबमरीन को इतने भारी सोने के साथ ब्लैक सी से बाहर निकालना है। इसी बीच रॉबिन्सन ने अपने आदमियों की गिनती की। उसे समझ आ गया कि सबमरीन को आराम से चलाने के लिए जितने लोग चाहिए उतने तो अब बचे ही नहीं। इसलिए हर आदमी को पहले से ज्यादा जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। इसीलिए उसने इन्वेस्टर के आदमी डैनियल्स से कहा कि अब तुम सिर्फ बैठ के सब कुछ देख नहीं सकते, अब काम करवाना पड़ेगा। डैनियल्स ने मजबूरी में हाँ तो कर दी मगर उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद डैनियल्स ने रॉबिन्सन को अलग ले जाकर धीरे से कहा, भाई अभी देर नहीं हुई है, सोने को यहीं छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचानी चाहिए हमें। रॉबिन्सन ने तुरंत उसकी बात काट दी ये कहते हुए कि वो इतनी दूर खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया। डैनियल्स ने दोबारा समझाने की कोशिश की कि जान है तो जान है, ऊपर सतह पर रशियन नेवी का खतरा अलग है, ऊपर से अब तो हमारी सबमरीन का रेडार तक काम नहीं कर रहा। अगर उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया तो शायद वो कभी जिंदा बाहर निकल ही ना पाए। रॉबिन्सन ने उसकी बात ध्यान से सुनी मगर उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर था, मिशन किसी भी हाल में पूरा करना है।
तभी डैनियल्स ने एक ऐसा सच बताया जिसने रॉबिन्सन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि इस मिशन के पीछे जो कहानी बताई गई है वो पूरी सच नहीं है। रॉबिन्सन को लगता था कि वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है, लेकिन उस आदमी ने तो इस मिशन पे पैसा लगाया ही नहीं। ये पूरा खेल रॉबिन्सन की पुरानी कंपनी का रचा हुआ था। कंपनी ने जॉर्जिया के कुछ लोगों के साथ अंदर ही अंदर सौदा कर लिया है। असली प्लान तो ये था कि रॉबिन्सन और उसकी टीम से सोना बाहर निकलवाया जाएगा और एक बार सोना मिलते ही तुम्हारे पूरे क्रू को खत्म कर देंगे ये, ताकि ना तो किसी को पैसा देना पड़े और ना ही कोई गवाह बचे। ये सच सुनकर रॉबिन्सन कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी को उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, वही कंपनी उसकी मौत का प्लान बना चुकी है। कुछ देर बाद रॉबिन्सन ने पूरी टीम को कंट्रोल रूम में बुलाया। उसने अब सबके सामने डैनियल्स की बताई हुई बात बिल्कुल खोल के रख दी। ये सुनते ही सबका गुस्सा डैनियल्स पर फूट पड़ा। कई लोग तो उसे मार देना चाहते थे, मगर रॉबिन्सन बीच में आ गया। उसने सबको रोकते हुए कहा कि अगर इस वक्त हम आपस में लड़ेंगे तो कंपनी का प्लान बिना कुछ किए ही पूरा हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग धीरे धीरे शांत हो गए। अब रॉबिन्सन ने एक नया फैसला किया। उसने कहा कि वो रशिया वाले रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि सबमरीन को वो टर्की की तरफ से लेकर जाएंगे। वहाँ उसका एक पुराना जानकार भी है और शायद यही उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता होगा। लेकिन ये रास्ता मौत के मुंह में जाने जैसा था। कम गहरा पानी, बड़े बड़े पत्थर और बेहद तंग रास्ते। यहाँ एक छोटी सी चूक भी उनकी सबमरीन को हमेशा के लिए समुद्र में समा सकती है। डैनियल्स और फ्रेजर दोनों ही इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन रॉबिन्सन ने अपना मन बना लिया था। उसके लिए अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। इसी फैसले के साथ पूरी टीम एक और जानलेवा सफर पर निकल पड़ी। नए रास्ते के बारे में सुनने के बाद सबमरीन के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया। सब जानते थे कि टर्की वाला रास्ता बहुत खतरनाक है, मगर अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। रॉबिन्सन ने अपने नक्शे पर रास्ता जांचा और फिर इंजन रूम को धीरे धीरे आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सबमरीन संभल कर अपनी नई दिशा में चलने लगी। इस सफर के दौरान रॉबिन्सन लगातार डेप्थ मीटर, कंपास और सोनार की रीडिंग्स देखता रहा। उसे पता था कि यहाँ पर एक छोटी सी भी चूक सबको ले डूबेगी। दूसरी तरफ डैनियल्स बिल्कुल अलग सोच रहा था। उसे यकीन था कि अगर आदमियों की गिनती और कम हो गई तो रॉबिन्सन को मजबूरन सबमरीन ऊपर लेके आनी ही पड़ेगी और उससे शायद उसकी जान बच जाए। इसी सोच के साथ डैनियल्स चुपके से फ्रेजर के पास गया और उसके दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि रॉबिन्सन सिर्फ सोने के बारे में सोच रहा है, बाकी लोगों की जान उसके लिए मायने ही नहीं रखती और अगर अब कुछ नहीं किया गया तो सब लोग इसी सबमरीन में मर जाएंगे। फ्रेजर ने पहली बार में तो उसकी बात अनसुनी कर दी, मगर डैनियल्स बार बार उसे भड़काता रहा। इसी बीच रॉबिन्सन कंट्रोल रूम में रास्ता तय करने में लगा हुआ था और इंजन रूम की जिम्मेदारी फ्रेजर और बाकी लोग संभाल रहे थे। कुछ देर बाद सबमरीन एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां पानी की गहराई अचानक कम हो गई। सारे इंस्ट्रूमेंट चेतावनी देने लगे और सबके चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। आगे बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे और उनके बीच सिर्फ एक पतला सा रास्ता। सबमरीन अगर थोड़ी भी इधर उधर हुई तो सीधा पत्थरों से टकराएगी। फ्रेजर ने रॉबिन्सन को रास्ता बदलने के लिए कहा और डैनियल्स ने भी उसकी बात का साथ दिया, मगर रॉबिन्सन टस से मस नहीं हुआ। उसका मानना था कि अगर वो इसी रास्ते से निकल गए तो रशिया के जहाजों से बचने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फ्रेजर गुस्से में रॉबिन्सन से बहस करने लगा। तभी रॉबिन्सन ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ तान दी। उसने साफ कह दिया कि सबमरीन का कैप्टन मैं हूँ और मेरा हुक्म आखिरी होगा। फ्रेजर मजबूरन चुप हो गया और वापस अपने काम पर चल दिया। सबमरीन धीरे धीरे उन तंग पत्थरों के बीच से गुजरने लगी। कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग सांसें रोककर इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे और एक एक इंच बहुत संभल कर तय किया जा रहा था। लेकिन इंजन रूम में डैनियल्स एक बार फिर फ्रेजर के पास पहुंच गया। वो दोबारा उसे भड़काने लगा कि ये रॉबिन्सन हम सबको मरवाएगा। इस बार फ्रेजर का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। उसने अचानक से रशियन इंजीनियर जायत्सेव पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि जायत्सेव खुद को बचा ही नहीं पाया। इंजन रूम में अफरा तफरी मच गई। इसी हंगामे में इंजन का काबू बिगड़ा और उसी पल सबमरीन का बैलेंस हिल गया। कंट्रोल रूम में रॉबिन्सन को महसूस हुआ कि स्टीयरिंग बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा। अगले ही पल सबमरीन पूरी ताकत के साथ सामने मौजूद पत्थर से जा टकराई। टकराते ही पूरी सबमरीन जोर से कांप गई। लाइट्स जलने बुझने लगी और कई लोग जमीन पर गिर पड़े। टक्कर की वजह से एक हिस्से में शॉर्ट सर्किट हुआ और तुरंत धमाका हो गया।
सबमरीन की बाहरी दीवार फटने लगी और कुछ ही पलों में समुद्र का पानी तेज रफ्तार से अंदर घुसने लगा। हर तरफ इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। दरारों से पानी लगातार अंदर आ रहा था। रॉबिन्सन ने तुरंत सबको अपनी अपनी जगह संभालने को कहा। कोई इमरजेंसी वॉल्व बंद करने भागा तो कोई लीक वाली जगह को कुछ देर के लिए सील करने की कोशिश कर रहा था। सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर पानी का दबाव हर सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ टोबिन तो उसी झटके में किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गया। रॉबिन्सन तुरंत उसके पास पहुंचा और मोरोजोव ने भी उसकी मदद की। दोनों मिलकर टोबिन को खींचते हुए कंट्रोल रूम तक ले गए और उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन सबमरीन की हालत हर पल खराब होती जा रही थी। इंजन रूम में पानी घुटनों से ऊपर आ चुका था और वहां फंसे लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस खुदगर्ज डैनियल्स ने बाहर निकलते ही अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया। गेट बंद होते ही इंजन रूम में मौजूद लोग पानी के साथ ही अंदर फंस गए। डैनियल्स बिना पीछे देखे कंट्रोल रूम की तरफ भाग गया। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी, मगर समुद्र का दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ ही देर बाद वो भारी गेट भी टूट गया। पानी का तेज बहाव फिर से सबमरीन के दूसरे हिस्सों में घुसने लगा। डैनियल्स घबरा कर अगला गेट बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार गेट खींचते ही उसकी बेल्ट बीच में बुरी तरह फंस गई। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मगर बेल्ट और मजबूती से अटक जाती। डैनियल्स जोर जोर से मोरोजोव को आवाजें लगाने लगा कि मेरी मदद करो प्लीज। मोरोजोव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसे याद आ गया कि इस आदमी की वजह से कितने लोग मर चुके हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मोरोजोव ने बिना कुछ कहे कंट्रोल रूम का गेट बंद कर दिया। डैनियल्स उसी जगह फंसा रह गया और थोड़ी देर में पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा कर ले गया। इधर रॉबिन्सन लगातार टोबिन को होश में लाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार टोबिन ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब कंट्रोल रूम में सिर्फ रॉबिन्सन, मोरोजोव और टोबिन ही जिंदा बचे थे। तीनों समझ चुके थे कि सबमरीन को बचाना अब मुमकिन नहीं है। इसी वक्त रॉबिन्सन को अचानक से 3 लाइफ जैकेट याद आई, जो उसने मिशन की शुरुआत में सबसे छुपा के रखी थी। मोरोजोव कुछ पल के लिए गुस्से में रॉबिन्सन की तरफ देखता रहा। उसे लगा कि अगर ये जैकेट्स पहले मिल जाती तो शायद कुछ और लोग बच सकते थे, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि रॉबिन्सन ने ये किसी लालच में नहीं किया, बल्कि अगर वो पहले सबको बता देता तो इनके पीछे खून खराबा हो जाता। रॉबिन्सन ने दोनों को एक एक लाइफ जैकेट पहना दी। तभी टोबिन ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा। उसका कहना था कि अगर वो एस्केप पॉड में बैठ भी गए तो पॉड को लॉन्च कौन करेगा, क्योंकि उसे लॉन्च करने के लिए किसी को तो कंट्रोल रूम में रुकना पड़ेगा। रॉबिन्सन थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा कि एस्केप पॉड के अंदर भी एक इमरजेंसी रिलीज बटन लगा हुआ है। चलो तुम दोनों अंदर बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। टोबिन और मोरोजोव को उसकी बात पर भरोसा हो गया और दोनों एस्केप पॉड के अंदर चले गए, जिसके बाद रॉबिन्सन ने धीरे से पॉड का हैच बंद कर दिया। फिर कंट्रोल पैनल के पास जाकर उसने रिलीज लीवर पकड़ लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने लीवर को खींच दिया। अगले ही पल एस्केप पॉड सबमरीन से अलग होकर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता गया। ऊपर पहुंच चुके मोरोजोव और टोबिन सोच रहे थे कि जल्द ही रॉबिन्सन भी ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसने झूठ कहा था। रिलीज लीवर सिर्फ अंदर था और उसे खींचने के लिए कोई और वहां पर था नहीं। तीसरी लाइफ जैकेट ऊपर आई जरूर, लेकिन उसमें रॉबिन्सन नहीं, सोने की ईंटें थी। रॉबिन्सन ने मरने से पहले जितना हो सका उतना सोना उस जैकेट में भर दिया था, ताकि कम से कम किसी को तो अच्छी